पढ़ने की बात कर रहे हैं। अभी हमने जब हम सुनने की बात करें, सीधा हम पढ़ने पे आ गए, तो सुनने में आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपको सुन करके अर्थ ग्रहण करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। बेसिकली बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करे। सुनने में बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं जो पेपर में काम की हो। अब पढ़ने पे आते हैं सीधा, है ना, वो आप डायरेक्ट इससे भी सीख जाएंगे। पढ़ना यानी पठन जिसको हम कह रहे हैं। अब रीडिंग की जब हम बात करें तो दो मुख्य प्रकार हैं, बाकी सब इन दोनों में ही आ जाते हैं। मौन पठन जिसको हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं, है ना, थोड़ा बड़ी क्लासेस में जाकर के ये होता है, मतलब बिल्कुल छोटी बच्चों के लिए नहीं होता। फर्स्ट सेकंड में आप देखेंगे मौन पठन नहीं मिलेगा, क्योंकि मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए, और दूसरा मतलब आपकी समझ बेहतर हो, कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम समझ कहते हैं, यानी भाषा को समझ, पढ़ करके आप समझ अच्छे से पाएं, आपकी एक समझ डेवलप हो, आपका दिमाग जो है उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। मौन पठन स्पीड में पढ़ता है व्यक्ति, जब आप साइलेंटली पढ़ते हैं, जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं समय ज्यादा लगता है, एनर्जी बचती है आपकी। मौन पठन या साइलेंट रीडिंग से समझ बेहतर होती है, वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होती है, और क्या होगा, स्पीड में भी आप पढ़ते हैं, ज्यादा सामग्री आप पढ़ पाते हैं, गहन समझ बनती है। सस्वर पठन होता है, छोटे बच्चों का तो हम स्पेशली कविता पाठ करा रहे हैं तो हम कहते हैं भाई लाउड रीडिंग, है ना, सुर लय ताल के साथ गाओ। उससे क्या होता है, सस्वर पठन से जनरली ये होता है कि आपका उच्चारण बच्चे का बेहतर हो जाता है, इससे वर्तनी वगैरह बेहतर हो जाएगी। वर्तनी से भी बेहतर है कि अर्थ वगैरह वो ग्रहण करेगा, वो क्या अच्छी हो जाएगी यहाँ पे उसकी, और गहनता से पढ़ पाएगा। लेकिन सस्वर पठन में बच्चे का उच्चारण मुख्य रूप से सुर लय ताल ये सब अच्छा हो जाता है, और उच्चारण, क्योंकि जब बच्चा बोल बोल के पढ़ता है तो कुछ गलत अगर पढ़ेगा तो टीचर बता देंगी या कोई ना कोई बता ही देगा। अब मौन पठन सस्वर पठन को मिला के कई सारे प्रकार हैं, इनको फटाफट समझ लेते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन 200% आता ही है ना। मौन पठन, हाँ एडमिट कार्ड आ जाएगा बिल्कुल। पठन के प्रकार और कई सारे, इन दोनों के ही सब प्रकार हैं अगर मैं कहूं। गहन पठन, ये मौन पठन में आता है, इंटेंसिव रीडिंग। गहन पठन क्या है, आप गहनता से पढ़ रहे हैं, तो मौन पठन का ही पार्ट हो गया एक तरह से। गहनता से मतलब डिटेल्स, स्पेसिफिक, विशिष्ट जानकारी के लिए, है ना, विशिष्ट जानकारी क्लासरूम में होती है। और ये जनरली कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस उससे सॉल्व कर रहे हैं गहनता से पढ़ के, तो ये क्या है, गहन पठन है, इंटेंसिव रीडिंग है। इंग्लिश वालों के लिए भी सेम काम का है। विस्तृत पठन क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, ये क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है। आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, टीचर ने कहा बेटा ये वाली नॉवल पढ़ के आना, तुम ये मूवी देखना, मतलब मूवी तो खैर रीडिंग में नहीं आएगा, बट वो एक्सटेंसिव एक्टिविटी हो गई, ठीक है ना। तो अगर हम विस्तृत पठन की बात करें तो आप विस्तार में पढ़ रहे हैं, ये क्लासरूम से संबंधित है, विशिष्ट जानकारी, है ना, लेकिन आप ध्यान से पढ़ते हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स आपको पता हो, तो गहन पठन में गहनता की तो बात होगी, लेकिन क्लासरूम से संबंधित है। विस्तृत पठन जो है वो प्लेजर के लिए, मजे के लिए भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप शौक के लिए पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपको गर्मियों की छुट्टी में टीचर ने कह दिया बेटा ये वाला नॉवल पढ़ लेना, ये वाली किताब पढ़ लेना, है ना, आपको कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेबस से, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये विस्तृत पठन है, प्लेजर के लिए। अभी हम आएंगे इस पे भी कि स्किमिंग का प्रयोग हम एक्सटेंसिव में करते हैं, इंटेंसिव में हम स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं, उस पर भी आएंगे। निर्देशित पठन, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं आप लोग। निर्देशित पठन है जब कोई गाइड कर रहा हो, बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं या ओवरऑल क्लास में पढ़ रहे हैं, और टीचर है गाइड करने के लिए, जहां दिक्कत है जो भी है तो टीचर है यहाँ पे, तो गाइड है। निर्देशन के लिए कोई व्यक्ति है, निर्देशित कर रहा है, तुम यहां से यहां तक पढ़ो, फिर उसके बाद यहां से यहां तक पढ़ो। क्लास में होता है ना, पढ़वाते हैं टीचर्स, रीडिंग लगवाते हैं, तो ये निर्देशित पठन है, गाइडेड रीडिंग है, टीचर है वहां पे। आदर्श पठन क्या होता है, मॉडल रीडिंग, इससे उच्चारण अच्छा होता है आपका। मॉडल रीडिंग है, टीचर ने पढ़ा और फिर बच्चा पढ़ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो जो उच्चारण है वो गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। यदि टीचर ने बोला मॉडल, मतलब सेम चीज को फॉलो करना, ऐसे ही मॉडलिंग जो है बेंड्यूरा की भी प्रोसेस है, तो आप रिपीट कर रहे हैं। तो आदर्श, यहाँ पे आदर्श कौन है, जो टीचर, वो ठीक से प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो इससे उच्चारण बेहतर होता है। संभाषक पठन इस बार बहुत पूछा गया है, पहले नहीं पूछा जाता था जनरली। संभाषक पठन है डायलॉगिक रीडिंग, भाषण से बना है, डायलॉग से बना है ना। संभाषक पठन ये थोड़ा सा अलग है गाइडेड रीडिंग से और मॉडल रीडिंग से और शेयर्ड रीडिंग से भी। कैसे, संभाषक पठन में दो चीजें होंगी, एक अडल्ट जरूर होगा, यानी दादी नानी बच्चे की, पापा, दोस्त, मतलब कोई बड़ा होगा, या बराबर का भी है तो ग्रुप में होंगे, और एक किताब जरूर होगी, है ना। अडल्ट और चाइल्ड, ये आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर ग्रुप में बैठे हुए हैं, ग्रुप में नहीं भी है तो जरूरी नहीं है डायलॉगिक रीडिंग हमेशा ग्रुप में हो, लेकिन एक अडल्ट है, एक बच्चा है, और एक बुक है बीच में, तो बुक से पढ़ पढ़ के कहानी सुना रही है दादी नानी या पिताजी बच्चे के, या दो बच्चे आपस में, मतलब बुक से पढ़ के, और दादी नानी, स्पेशली दादी नानी होंगी, या कोई बड़ा अडल्ट है और बच्चे को किताब के माध्यम से और अपने भी एक्सपीरियंस ऐड कर रहा है साथ में, तो ये डायलॉगिक रीडिंग है कि मैंने पंचतंत्र की कहानी ली और मैं अपने भाई के साथ बैठ के पढ़ रही हूँ और मैं उसको बता रही हूँ, उसके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको समझ में आए, तो ये डायलॉगिक रीडिंग है। साझा पठन क्या है भाई, तो ये एक तरह से इन्फॉर्मल हो गया, जब अडल्ट और बच्चे के बीच में किताब का इस्तेमाल करके हो रही है।
साझा पठन, शेयर्ड रीडिंग। शेयर्ड रीडिंग में बच्चों के ग्रुप्स बन सकते हैं, समूह बन सकते हैं, 5-5 के ग्रुप में बच्चे शेयर करके पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये पढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, शेयर्ड रीडिंग। तो ये ग्रुप रीडिंग ही हो गई एक तरह से। गाइडेड रीडिंग में टीचर है जो गाइड कर रहा है, शेयर्ड रीडिंग में ग्रुप बना बना के बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि गाइडेड रीडिंग में पूरी क्लास एक साथ होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पे डायलॉगिक रीडिंग में एक अडल्ट है और एक किताब भी बीच में है। आदर्श पठन जो है वो टीचर करेगा। इसको रिपीट करके देख लेना, आप दोबारा से नहीं कर रही हूँ क्योंकि उतना ही समझ, वही सेम बात बताऊंगी तो वीडियो रिपीट कर लेना बेशक यहाँ से। अब आते हैं, ये भी रीडिंग की टेक्निक्स हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग। ये जन्म जन्मांतर से आती रही है, पहले हिंदी में नहीं पूछी जाती थी, अब हिंदी में भी पूछते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश को इन्होंने सेम ही कर दिया, पेडागोजी को। अगेन स्कैनिंग क्या है भाई, सिंपल बात है, स्कैन करना क्या है। स्कैनर, आप एयरपोर्ट गए होंगे, आप मेट्रो स्टेशन गए होंगे, आप मॉल में गए होंगे कभी, स्कैनर होता है ना, जो सिक्योरिटी होती है वहां की, वो स्कैन करती है आपको, कहीं आप बम तो लेके नहीं आ गए, कहीं आप कैंची छुरी कुछ ऐसी चीज तो नहीं लेके आ गए जो शार्प ऑब्जेक्ट हो, मेटल का ऑब्जेक्ट हो, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वो स्कैन किया जाता है। तो वो स्कैनर किस लिए है, वो पूरा लगा के देख रहे हैं फटाफट, कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं कि आप कुछ लेके तो नहीं आए हो, है ना, कुछ लेके तो नहीं आए हो, तो वो स्पेसिफिक ढूंढने को स्कैनिंग कहते हैं। यानी स्कैनिंग क्या है, स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं आप, कुछ विशिष्ट सूचना तलाश रहे हैं। जैसे अपने फोन में अपने दोस्त का नंबर, आपका रिजल्ट आया है, जैसे आप मूवी याद कीजिए 3 इडियट, पहले ऐसे होता है ना, अखबार में रिजल्ट आते थे या फिर लिस्ट लगती है कॉलेज के बाहर मान लो, तो 3 इडियट की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे ढूंढने में लग रहे हैं कि भाई कहां होगा मेरा नाम, कहां होगा, कहां होगा, कहां होगा, आपका ध्यान है सिर्फ अपने नाम पे, तो ये स्कैनिंग है ना। जब आपका केवीएस का भी रिजल्ट आया होगा तो क्या करते हैं आप, आजकल तो Ctrl+F दबा देते हैं कंप्यूटर में और नाम लिख देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्कैन करके आपको अपने आप दे देता है। तो स्कैनिंग क्या है, फटाफट से, दोनों होती फास्ट ही है कंपेरेटिवली। तो होते इसमें क्या कर रहे हैं आप, स्कैन कर रहे हैं फटाफट से, आपके सामने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाएगी जो आप ढूंढ रहे हैं। डिक्शनरी में कोई वर्ड मीनिंग ढूंढ रहे हैं, किसी वर्ड का मतलब ढूंढ रहे हैं, तो आप स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक ढूंढने के लिए, जब आप डिक्शनरी में, थिसॉरस में मीनिंग ढूंढ रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे स्किमिंग की, तो स्किमिंग क्या है भाई, स्किमिंग सिंपल मक्खन निकालना है, घी से, दूध से जो मक्खन निकालती थी ना पहले दादी नानी ऐसे चला करके, तो ये स्किमिंग है, मक्खन निकालना, यानी जब समराइज करना हो, जब समराइज करना हो, जब आपको एक आपने पैराग्राफ पढ़ा पेपर में जो आपके आता है गद्य और पद्य, और उसका टाइटल देना है, केस का शीर्षक लिखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पैराग्राफ पे ध्यान दिया फटाफट से और एक टाइटल पे आ गए। जब आपने 2 घंटे की मूवी 20 मिनट में बता दी अपने दोस्त को स्किमिंग करके, जो काम की बातें हैं एक सार बता दिया, तो जब आप सार या शीर्षक की बात करेंगे या जिस्ट की बात करेंगे, जिस्ट को सार कहते हैं, या शीर्षक की बात करेंगे, उसके लिए आपको पूरा फटाफट से पढ़ के एक आइडिया, मेन मुख्य जो बात है उसमें मेन आइडिया जो है उसके बारे में बताना होगा, वो स्किमिंग है। स्कैनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें विशिष्ट जानकारी के लिए आप पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। आज क्लास कितने बजे तक, भगवान ही जाने कितने बजे तक, अभी तो हम करेंगे, मैं चाय का बोल देती हूँ यार, कोई बात नहीं, अब छोटी छोटी चीजें रह गई, ज्यादा बाहरी चीजें नहीं है अभी। बारीकी से पठन का उदाहरण, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है, फटाफट से देखो, पोल भी दोगे कि नहीं, बारीकी से पठन का उदाहरण फटाफट से बताओ। एक पोल में दे ही देती हूँ, इतने में चाय का बोल दूंगी, है ना। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट सेकंड, पोल में आपका मन लगता है, लास्ट में तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब कम से कम 30-35 क्वेश्चन हैं, तो आपको मौका भरपूर मिलेगा। देखना फटाफट से, जल्दी देखो। मैं अपनी चाय का इंतजाम करती हूँ, आप लोग तो खा पी रहे होगे घर पे बैठ के। पोल गया नहीं क्या, नहीं गया तो है, वहां नहीं दिख रहा बस। फोर्थ ऑप्शन 67% लोग दे रहे हैं और 33% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब अभी भी कंफ्यूज हो, पेपर से पहले दुनिया की सारी चीजें पढ़ ली होंगी, पूरा यूट्यूब खंगाल लिया होगा आपने, हैं क्या कह रहे हो, हम तो सिर्फ आप ही से पढ़ते हैं, आप में से कई सारे ऐसे प्यारे लोग भी तो होंगे। यार चाय बना दो, क्या अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये मैंने आज ही सीखा है आपसे, तो मैं लिख रही हूँ यार चाय बना दो, और वो भी किस में, अंग्रेजी में। तो मैं रोमन लिपि का इस्तेमाल कर रही हूँ हिंदी लिखने के लिए, तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में थोड़े से फेरबदल के साथ लिखा जा सकता है, इसका उदाहरण है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल हम तुरंत करके दिखाएंगे, भाषा प्रयोग। कोई कह रहा है ऐसे ना मुझे तुम देखो, रांझना पढ़ लेते तो जीवन में फिर ऐसा ना हो। देखो एक बार आ जाओ, अगर हम बात करें बारीकी से पठन का, यानी गहन अध्ययन का पार्ट है एक तो ये, और मौन पठन होगा कहीं ना कहीं।
तो बारीकी से पठन, क्योंकि मौन पठन में होगा, सास्वर पठन में होता है शेयर्ड रीडिंग, जो है वो लाउड रीडिंग का पार्ट हो गई, छोटे बच्चों को कराते हैं। बारीकी से पठन का उदाहरण, पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन। यार मेन बात क्या कही गई है? किसी फिल्म का सारांश लिखना, ये बारीकी से पठन है, स्किमिंग है। किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना, अगेन ये स्किमिंग है। अपने सेलफोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। साहब आप तो चक्कर से आ रहे हैं, आपको तो अब 40% ए और डी के तरफ चले गए। बारीकी से पठन का उदाहरण, अपने सेलफोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। क्योंकि आपको ना एक बात समझनी होगी, ये इन्होंने हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके ये आपके साथ अन्याय किया है कुछ हद तक, है ना। उसका रीजन है क्योंकि ट्रांसलेशन में कई चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अब इन्होंने बारीकी से पठन तो लिख दिया, बारीकी से पठन तो लिख दिया, लेकिन स्कैनिंग नहीं लिखा। हालांकि ये बारीकी से पठन में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, शायद मैंने आपको बताया नहीं, अभी कहा भी था, जब इंटेंसिव गहन पठन की बात कर रहे हैं तो उसमें स्कैनिंग आ जाती है, और जब हम एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं तो स्किमिंग आ जाती है। क्योंकि एक्सटेंसिव होती है मजे के लिए, तो उसमें आप आइडिया ले लेते हैं क्या है। इंटेंसिव होती है गहनता के लिए, तो उसमें स्कैन करना पड़ेगा आपको। ठीक, जब आपने चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। जब आप शीर्षक दे रहे हैं, सॉरी इंटेंसिव क्या, मतलब बारीकी से अध्ययन कह लो आप उसको, ठीक, और स्कैनिंग कर रहे हैं बेसिकली। स्किमिंग तब कर रहे हैं जब आप सारांश बता रहे हैं, जिस्ट बता रहे हैं। तो आपको ये पता नहीं लगा कि सारांश बताना, सारांश लिखना दोनों सेम है। मुख्य विचार को जानने के लिए पठन, तो ये भी तो सेम ही है। मुख्य विचार, सारांश, सार, सब एक ही तो बात है। तो 3 ऑप्शन तो सेम ही थे, आपने फिर इसको क्यों लगाया? क्या था इसमें ऐसा है? अपने सेलफोन में नंबर ढूंढ रहे हैं तो आप बारीकी से पठन कर रहे हैं, यानी स्कैनिंग। इन्होंने दिया नहीं है ऑप्शन में, लेकिन इनको स्कैनिंग लिखना था। लेकिन ये बारीकी से पठन, इंटेंसिव गहन पठन का ही उदाहरण है ये, और विस्तृत पठन का उदाहरण है ये तीनों जो एक्सटेंसिव कर रहे हैं। स्किमिंग आ गए ये, इसको चाहे तो कहीं लिख लो। बात सही है या नहीं है? हाँ मैम, न्यू वर्ड, हाँ ये लोग ये गड़बड़ करते हैं। देखो फटाफट से मैं बता देती हूँ आपको, 1 मिनट में लिख लो यहाँ पे कहीं। अगर मैं बात करूं एक बढ़िया सी, देखो गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं हम इसको। इंटेंसिव रीडिंग, गहनता से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स पे फोकस होता है आपका, और स्कैनिंग में भी आपका डिटेल्स पे फोकस होता है। इसको इस तरह से जोड़ के देख लेना। स्कैनिंग को स्कैनिंग ही कहीं, भाई हिंदी में रोने मत लग जाना, पेपर वालों ने अब आपके मजाक कर दिया, आप मुझे क्या कह पाओगे। स्कैनिंग तो गहन अध्ययन है। जब आप विस्तृत यानी एक्सटेंसिव, जब आप कोर्स के अलावा भी कुछ किताबें पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए या फिर अपने प्लेजर के लिए, रीडिंग हैबिट बनाने के लिए, तो एक्सटेंसिव में क्या है, उसको स्किमिंग से जोड़ देना। क्योंकि आप सार वगैरह यहाँ पे आपको, आपने नॉवल पढ़ी, आपको आइडिया है, वो रट्टे उसको आपको एक एक क्वेश्चन थोड़ी पेपर में थोड़ी आएगी वो, तो ये स्किमिंग आ जाएगा विस्तृत यानी एक्सटेंसिव में। गहन में आपका स्कैनिंग आ जाएगा। क्लियर बात है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या? तो जब आप नंबर ढूंढ रहे हैं, जब आप डिक्शनरी में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वो पठन का उदाहरण है। और थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया करो यार, रट्टे मत लगाया करो। जब ये तीनों सेम ही बात कह रहे हैं, मुख्य विचार, सारांश, शीर्षक, जिस्ट, सार, सब सेम ही तो बात कर रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन सेम ही तो थे। अगर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, मतलब सारा खेल ऑप्शंस का है। अब आते हैं शब्द संपदा के ऊपर। शब्द संपदा क्या है भाई? वोकैबुलरी, अभी मैंने बताई भी थी, है ना। मैम इंग्लिश की क्लास कब होगी? कल, होपफुली कल होगी। मैं थोड़ी सी, मेरी तबीयत में, कल तो मुझे फीवर भी रहा है ना। और आप मानेंगे नहीं, मतलब बढ़िया मजा आ रहा है इस बार। 30,000 लोग हम लोग हो गए। लाइक शेयर भी कर देना भाई। मैम मेरा इस बार सीटेट क्रॉस होगा? हाँ बिल्कुल होगा यार, इतना सब कुछ करा रही हूँ यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं पिछले साल से। 1 साल बाद तो मैं यूट्यूब पर मैराथन ली है। देखो एक बार, इस साल में थोड़ी कम एक्टिव थी। देखो शब्द संपदा के प्रकार, यानी वोकैबुलरी की बात हो रही है, शब्द भंडार के प्रकार कह लो एक तरह से। तो एक होता है आपका, ये भी इंग्लिश में आता था पहले, अब इन्होंने हिंदी में भी दे दिया। अगर आप इंग्लिश मैराथन देखेंगे, मैंने उसमें बताया हुआ है, पुराना भी, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना भी। एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं इसको। एक्टिव वोकैब, एक्टिव वोकैब मतलब सक्रिय है, जो जिसका प्रयोग बार बार कर रहे हैं आप, है ना। तो वो पैर नहीं होता आपका, निष्क्रिय हो जाता है कई बार थोड़ी देर के लिए, पैर सो गया, हाथ सो गया, ऐसे कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो यूज में नहीं है। आप अगर एक हाथ से सोते रह गए कहीं पे, पैर, हाथ सो जाएगा आपका, निष्क्रिय हो गया, मतलब कुछ देर के लिए वो जो फ्लो है ब्लड का वो निष्क्रिय हो गया वहां पे, उस उतने पार्ट में, तो हम उसको निष्क्रिय कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूज ज्यादा हो नहीं रहा उस समय पे, तो इसलिए वो निष्क्रिय हो गया। सक्रिय क्या है? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव है, तो सक्रिय है। तो इसी तरह से शब्द संपदा है, वो क्या भी सक्रिय वो है जिसका यूज बार बार होता रहता है ना। देखो यार कितने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आ रहे हैं, इतनी रात को भी, इतने थकान के बाद भी, 3 दिन पीपीटी बना के। मैं सीरियसली लैपटॉप देखने का मन नहीं कर रहा है अभी, लेकिन मुझे अभी एक मैराथन आपकी और लेनी है, और परसों आपको बताना है पेपर कैसे सॉल्व करना है। नहीं तो लैपटॉप खोलने का मन नहीं कर रहा, ऐसे कर करके, और आंखें जवाब दे चुकी हैं अभी। तो निष्क्रिय शब्द संपदा
निष्क्रिय क्या होगा भाई? जिसका यूज कम है ना, लेस यूजेज। अभी हिंदी में भी बताऊंगी, डोंट वरी। ये अंग्रेजी की चीजें तो इसको क्या करूं। इसको निष्क्रिय को पैसिव भी कहेंगे हम। एक्टिव पैसिव पढ़ा है ना, तो पैसिव भी कहेंगे हम। निष्क्रिय शब्द संपदा क्या है? जो पैसिव है। ग्रहणशील शब्द संपदा भी कह देते हैं इसको हिंदी में, और सक्रिय को उत्पादक शब्द संपदा भी कहेंगे। मतलब सक्रिय शब्द संपदा वो है, वो वोकैबुलरी है जिसको आप बार बार यूज करते हैं। जैसे ये शब्द है बार बार, आपने देखा खाना, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं या कुछ लिमिटेड ही शब्द होते हैं जिनको आप बार बार वोकैब में यूज करते रहते हैं। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ शब्द बार बार रिपीट होते हैं, यानी जिनका दैनिक जीवन में आपका इस्तेमाल है, या पढ़ने लिखने में भी बहुत बार ये आ रहे होते हैं। इनका मतलब भी आपको पता है, बहुत बार यूज करते हैं, फ्रिक्वेंट यूज है इनका। लेकिन निष्क्रिय शब्द संपदा क्या है? जिनको पढ़ के और सुन के आप मीनिंग तो इनका पता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे तो मीनिंग तो आपको याद आ जाएगा। पढ़ के या सुन के आप मीनिंग का पता लगा लेते हैं, अर्थ का पता लगा लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना, या फिर ये कह लीजिए पता तो लग जाता है इनका अर्थ सुन के या पढ़ के, लेकिन इनका यूज आप डेली बेसिस पे नहीं करते। तो जिन शब्दों का फ्रिक्वेंट यूज नहीं है वो निष्क्रिय है। जैसे आपका हाथ सो गया, निष्क्रिय हो गया। सक्रिय क्या? जिनका बार बार यूज हो, तो वो संपदा जिसको बार बार यूज कर रहे हैं। निष्क्रिय जैसे एक शब्द है क्लिष्ट। अब आपने हिंदी पढ़ी है, बहुत अच्छा उदाहरण है, देखो एक बार। अगर मैं क्लिष्ट की बात करूं, शब्द है क्लिष्ट, मुझे टीचिंग ट्रेनिंग के दिनों की याद आ गई, क्लिष्ट। और दूसरा शब्द है मुश्किल। कौन सा लग रहा है कि एक्टिव होगा और कौन सा पैसिव होगा? क्लिष्ट कितनी बार यूज करते हो आप? तो एक रहा मैम आपकी शादी कब हो रही है? महेंद्र ये मम्मी जैसे सवाल मत करो यार। मैं घर पे जाती हूँ, मम्मी कहती है अगला नंबर तेरा। मैं मम्मी क्या चाहती हूँ? देखो एक बार क्लिष्ट शब्द आपने कितनी बार यूज किया है? बहुत रेयर कभी किया होगा, बट हाँ आप में से कई लोगों ने जिन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी होगी, टीचिंग ट्रेनिंग रेगुलर की होगी, उनको पता होगा कि क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत ही स्टैंडर्ड, है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड या डिफिकल्ट थोड़ी सी, मतलब जो थोड़ी एक एलीट किस्म की भाषा हो गई, मतलब जो बहुत स्टैंडर्ड हिंदी है, एक तरह से मानकीकृत अगर मैं कहूं, मुश्किल है जो थोड़ी सी। तो आपने क्लिष्ट पढ़ के तो आपको समझ नहीं आया, लेकिन मुश्किल तुरंत आ गया। क्यों? ये कई लोगों को क्लिष्ट भी आ गया होगा, लेकिन वो सोच रहे होंगे हाँ यार इसका मतलब कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, तो इसका यूज नहीं है, लेकिन मुश्किल शब्द का यूज है काफी, तो ये सक्रिय हो गया। कठिन भी कह देते हैं, एग्जैक्टली क्लिष्ट को कठिन भी कह देते हैं, बिल्कुल सही बात है, मतलब लिटरली कठिन कह देते हैं, वैसे स्टैंडर्ड जो है, तो क्लिष्ट भाषा है नहीं, थोड़ी मुश्किल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो क्लिष्ट हिंदी और वो सब, तो कठिन आपको पता है, लेकिन क्लिष्ट में आपको दिक्कत हो रही है। मीनिंग हो सकता है आपको पता हो, अगर आप इसको किसी पैराग्राफ में पढ़ लें तो आप मीनिंग समझ जाएंगे संदर्भ से, लेकिन प्रयोग आपका ज्यादा नहीं है इसका, ठीक है। इसी से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, साइट वर्ड। हाँ मैंने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है, मैं चीजें जोड़ के ही पढ़ाना पसंद करती हूँ प्रीवियस नॉलेज से, है ना। अब साइट वर्ड क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ साइट वर्ड। पहले दृष्टि शब्द पढ़ते हैं, तो साइट वर्ड क्या होते हैं भाई? जिनको एक नजर में ही प्यार होता है। हमने सुना है, गाना है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्यार होता है सच में। साइट वर्ड वो है जिनको एक नजर में पहचान लेते हो आप, है ना, एक नजर में पहचान लेते हो, है ना। वो जोक चलता है ना कि मम्मियां अपने बच्चों को पूरे शहर में, और छोटे शहरों में तो ऐसा होता है, मतलब तो उसमें, मतलब मैंने देखा है, पता है, सुना है ना, लेकिन हुआ नहीं है मेरे साथ लिटरली, मतलब हुआ होगा तो पॉजिटिव सेंस में, कि मान लीजिए कोई जा रहा है भाई, कपल जो है बाइक पे या किसी चीज पे, वो दूर से देख के पहचान लेते हैं, माँ बाप रिश्तेदार, कि हमारे वाला है या हमारे वाली है, बेशक वो जो है हेलमेट लगाया है, बेशक जो है कपड़ा बांधा है, चश्मा लगाया है, लेकिन हमने पहचान लिया है, तो वो एक नजर में पहचान जाते हैं। साइट वर्ड, साइट वर्ड क्या है? जैसे राम लिखा हुआ है, खाना लिखा हुआ है, सोना लिखा हुआ है, इन शब्दों को एक नजर में पहचान जाएंगे, आपको एक नजर में मीनिंग पता है इनका, है ना, एक नजर में मीनिंग पता है आपको इनका, ठीक है ना, एक नजर में आपको मीनिंग पता है, ठीक। नहीं, मुश्किल एक्टिव नहीं है भाई, मुश्किल वाला शब्द निष्क्रिय में जाएगा, एक्टिव तो जो इजी है वो, हाँ मुश्किल एक्टिव है, मतलब मुश्किल शब्द एक्टिव है, लेकिन क्लिष्ट जो है वो पैसिव है निष्क्रिय में, ठीक ठीक ठीक। तो मोय मोय हो गया ना, हाँ बहुत बढ़िया, फिर बाद में तो आप ही जानते हैं हमें क्या, देखो बहुत बढ़िया। हाँ मोय में हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है, तो अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब मेरे से थोड़ी छोटी है, तो कुछ टाइम पहले ही आंटी जो है बता रही थी, एक दिन इसने बोला मेरे को कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, 9th 9th में होगी शायद, या 8th में थी, 9th में थी। तो अब कोएड में पढ़ते हैं सब बच्चे, मतलब ज्यादातर दिल्ली में तो यही हालत है, मतलब हालत क्या है, इसमें कुछ बुरा तो है नहीं। तो अगर हम देखें कोएड में पढ़ते हैं, जहाँ लड़के और लड़कियां दोनों हैं स्कूल में, तो हमारी एक आंटी, उन्होंने कहा कि ये बता के गई घर से कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अब मूड बना होगा बीच में, अपने किसी फ्रेंड के साथ जाती होगी या जो भी है,
तो अब उसने कहा कि मतलब इन दोनों का मूड बना के यार ट्यूशन नहीं जा रहे आज, होता है कई बार उस उम्र में, टीनेज में। अब वो आंटी ने देख लिया कहीं पे कि ये ट्यूशन तो गए नहीं है, ऊपर से घूम रहे कहीं, है ना, नॉर्मली घूम रहे थे, फ्रेंड था वो जस्ट, ऐसा नहीं है, इधर उधर का मत सोचना। ऑपोजिट जेंडर सुनते ही हम लोग कहते हैं नहीं कुछ तो चक्कर होगा। बाबू भैया, लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते, मैं बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। देखो, तो अगर मैं बात करूं तो वो आंटी ने देख लिया उनको, और काफी फिर बाद में प्रेम से स्वागत हुआ घर पे आके, मतलब मार पिटाई नहीं बट डांट खूब पड़ी कि कम से कम बता देना चाहिए था, है ये ट्यूशन नहीं जाना था तो बता देना था, हमको धोखे में क्यों रखा। तो ये एक नज़र में जो है पहचान लेते हैं माँ बाप, वैसे दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता हो ना पता हो। चलो, ये मुझे थोड़ा ब्रेक हो गया, ये मिल गया ये बातें करके थोड़ा। कोडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, कोडिंग क्या है, एक एनकोडिंग होती है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे हिंदी में भी पढ़ेंगे। कोई कह रहा है नहीं होते, अरे कैसी बातें करते हो मियाँ। देखो कोडिंग क्या है, अभी मैंने कल परसों एग्जांपल दिया था ना, चलो कोडिंग एक और दे देते हैं। 143, ये मुझे बहुत बड़ी हो गई थी मैं, तब जाके पता लगा कि ये सब भी होता है भैया, है ना। 143 क्या है, 143 आपने कहा 143, सामने वाले ने समझा आई हेट यू, क्योंकि 1 4 लेटर्स और 3 लेटर्स, तो आपने एनकोड करके कोड करके भेजा 143, सामने वाले ने डिकोड किया आई हेट यू, आप कहना चाहते थे आई लाइक यू, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अगर वो एज इट इज समझ लेती या लेता तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग ठीक से हो गई, लेकिन बीच में अगर बैरियर बन जाए कुछ, जैसे यहां पे बैरियर बन गया कि वो सही मैसेज नहीं पहुंच पाया किसी वजह से, या आपने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी अक्षय कुमार की, बेबी और पता नहीं कौन सी है, मुझे याद भी, वो हॉलीडे, मेरे को याद है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था कॉलेज में, तो वो मूवी है ना अक्षय कुमार की जिसमें हम बात करते हैं किस चीज की, अच्छा मैंने वो पोल दूसरी जगह पे दे दिया था, दूसरे इवेंट पे। तो अगर हम बात करें तो उसमें वो कोड डिकोड करते हैं लोग, रॉ में अगर हम देखते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां पे कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो आपने कोड करके भेजा, डिकोड होके सामने से आया, ठीक। इसका एग्जांपल मैंने अभी वो क्रिएटिविटी वाले चैप्टर में भी आपको एक दिया था, हालांकि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल, है ना, तो इसको किसी भी जाति धर्म से मत जोड़ना भाई, ये जस्ट जो है एक क्या है, एग्जाम्पल है जो मैंने अपने आसपास देखा, है ना। तो ये भाई साहब ने क्रिएटिविटी तो लगाई, साथ में कोडिंग भी कर दी, है ना। अब हो सकता है कि हम इसको गलत डिकोड कर लें, बट क्या कर दिया उन्होंने, 16 2 जा 8 यानी 16 दूनी हो गए 8। अब आप अपने आप इसको क्या कर लेंगे कि भैया इन्होंने किसी जाति का नाम लिखा होगा, डिकोड कर लेंगे। तो हम भाषा में एनकोडिंग करते हैं, और डिकोडिंग फिर जो रिसीव करने वाला है मैसेंजर क्या करेगा, जो भेजने वाला है सेंडर जो है वो करेगा एनकोड, या और डिकोड कौन करेगा, रिसीवर, ठीक है ना। चलिए खैर आते हैं वापस, उद्गामी साक्षरता 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से समझते हैं। देखिएगा, उद्गामी साक्षरता क्या है, एमरजेंट लिटरेसी कि बच्चा जो है या बच्ची जो है, ये इंग्लिश में भी, इंग्लिश का ही शब्द है, ये तो एज इट इज भी मिल जाएगा एक पेपर में, तो एमरजेंट लिटरेसी दे रखा है हिंदी में लिख के। एमरजेंट लिटरेसी क्या है, यानी एमर्जिंग है, बच्चे में लिटरेसी अभी आई नहीं है लेकिन उससे पहले के लक्षण है। वो किताब को पलट के देख रहा है बच्चा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पेन वेन चलाने की कोशिश कर रहा है, स्क्रिबलिंग जिसको कहते हैं, है ना, कि वो राइटिंग की पहली स्टेज मानी जाती है कि बच्चा कुछ भी टेढ़ा और तिरछा, कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बस पेन चलाया जा रहा है कुछ भी, तो ये स्क्रिबलिंग है। स्क्रिबलिंग हिंदी में पता नहीं कैसे लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी का ही शब्द है ना, स्क्रिबलिंग, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं एमरजेंट लिटरेसी यानी उद्गामी साक्षरता की, तो बच्चा अभी साक्षरता से पहले की स्टेज है। एमरजेंट लिटरेसी उद्गामी साक्षरता यानी वो ऐसे देख रहा है किताब खोल खोल के जैसे बड़ा उसे समझ में आ रहा हो कुछ, या कुछ भी पेन वेन चलाने की कोशिश करता है, एमरजेंट लिटरेसी है, ठीक। चलिए आते हैं अब आपका फेवरेट टॉपिक जिसपे आप बहुत उलझते होंगे, अधोगामी यानी बॉटम अप और शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन अप्रोच। फटाफट से देखते हैं, आपके लिए हमने बहुत अच्छे से जो है चित्रकारी की है यहाँ पे, देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, बॉटम अप की, अभी तो 10 भी नहीं बजे, अभी कहाँ भाग रहे हो, ब्लर वीडियो ये मत कहो यार, मुझे बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब नया स्टूडियो कुछ टाइम में बन के तैयार हो जाएगा तो शायद ये समस्या भी वहीं खत्म हो जाए। देखना एक बार, ये पिछली बार की सीटेट से सुनने में आया है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यार इस बार नहीं करा पाऊंगी, मेरी बैंड बज गई है, मतलब तबीयत की बजी ही हुई थी, बट मैंने फिर भी बहुत हिम्मत मारी है। अधोगामी बॉटम अप, तो जितना हमने कर लिया यार उतना कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, और एंड मोमेंट पे करके जाना पता नहीं कितना सही रहेगा। देखो एक बार, तो खैर बॉटम अप क्या, क्योंकि कल इंग्लिश पेडागोजी करना है। बॉटम अप अप्रोच, अगर हम उपागम की बात करें तो बॉटम अप अगर हम देखें, बॉटम से अप, अधोगामी, है ना, बॉटम से अप। देखो ये अधोगामी कई बार हमें लगता है कि ये टॉप डाउन की बात कर रहा है, लेकिन उसमें शीर्ष अधोगामी लिखा होगा, ठीक है ना, तो वो एक बार देख लेना, या इंग्लिश वाले साइड जाके एक बार चेक भी कर लेना, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ की है इन्होंने पेपर में, मैंने देखा है।
अक्षर पहचान। अक्षर पहचान क्या है? लेटर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि आप अक्षर की पहचान करना सीखते हो। सबसे पहले जो आपको देखते हैं क ख ग, ये क्या है? पहचान करते हो इनकी, है ना, कैसे लिखे हुए हैं। ध्वन्यात्मक विश्लेषण, इसके बाद क्या होगा? बच्चों को आपने अक्षर पहचान सिखाई क ख ग घ, है ना। फिर उसके बाद एक मिनट रुको, ध्वन्यात्मक विश्लेषण, चाय आ गई भाई, एक मिनट रुकना। ध्वन्यात्मक विश्लेषण क्या? अब बच्चा इन अक्षरों को ध्वनि के साथ जोड़ के सीखता है बोलना। ये क म मिलके कम बनते हैं, ये क्या है? ध्वन्यात्मक विश्लेषण है, फोनेटिक एनालिसिस है। तो पहले अक्षर की पहचान सीखा, फिर वर्णों को जोड़ के कैसी आवाज निकलती है वो ध्वनि निकालना सीखा, फिर शब्द की पहचान सीखा, क्योंकि अब वो अक्षर को जोड़ के या अक्षर की कैसी आवाज होती है, क को क बोलते हैं, ये सीख गया। फिर अब जब अक्षर से कमल बनेगा, प्रॉपर जब शब्द बनेगा, तो वो उसको पता होगा कि शब्द की पहचान कैसे करनी है। फिर वाक्यांश बोध होगा, यानी वो जो फ्रेज होगा, दो शब्द का सेंटेंस होगा, वो सीखेगा। फिर वाक्य बोध होगा। वाक्य बोध क्या है? कि वो प्रॉपर एक सेंटेंस को पढ़ पाएगा। फिर सेंटेंस के बाद क्या होगा? पैराग्राफ, अनुच्छेद को पढ़ पाएगा। फिर अनुच्छेद के बाद क्या होगा? वो पूरी स्टोरी को समझ पाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी आ रही हूं मैं, 1 मिनट बस चाय ले लूं, 2 मिनट में। देखना फटाफट से। आपको क्या लगा अब नहीं आऊंगी? अभी तो क्वेश्चंस भी कराने हैं आज, हिंदी क्योंकि एक ही सेशन में कंप्लीट करना है ना, और हिंदी यार सभी के लिए जरूरी हो जाता है, देखना एक बार। और अब वैसे भी रोज रोज तो हमको करना नहीं है मैराथन। उत्तराखंड देवभूमि से, अच्छा धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये 2 दिन जो है, एक दिन तैयारी की वजह से और कल फीवर की वजह से, देखना एक बार। तो ये क्लियर है। बॉटम अप क्या है? अधोगामी, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब सबसे छोटी इकाई से भाषा की और जो प्रॉपर स्टोरी है तब तक जा रहे हैं, ठीक। ये ट्रेडिशनल अप्रोच मानी जाती है थोड़ी, यानी अक्षर पहचान से लिखे। इसमें पहले हम बच्चों को लेटर पढ़ना यानी अक्षर पढ़ना सिखाते हैं, फिर ध्वनि, क को क क्यों कहते हैं वो एसोसिएट करते हैं कि क को क कहते हैं। फिर शब्द की पहचान सिखाते हैं, जोड़ करके ध्वन्यात्मक अवेयरनेस आती है। फिर वाक्यांश यानी फ्रेज, 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बन रहा है, फिर वाक्य प्रॉपर सिखाते हैं। फिर उसके बाद कहानियां, अनुच्छेद की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटी इकाई से बड़े प्रारूप तक जाएंगे, बॉटम अप। टॉप डाउन क्या है? टॉप से डाउन की तरफ। टॉप क्या होता है? कहानी की पूरी समझ, यानी एक ओवरऑल कविता आपने पढ़वा दी, फिर आप क्या कर रहे हैं? कविता पढ़वा दी और बच्चे को एक आइडिया भी लग गया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? अनुच्छेद बोध, यानी एक पैराग्राफ उस कविता का, आपने पहले पूरी कविता रिसाइट कराई, एक ओवरऑल मीनिंग समझ आया बच्चे को। फिर अनुच्छेद पे आए, उसके पैराग्राफ पे आए, है ना, अनुच्छेद पे आए, एक पैराग्राफ पे, मछली जल की रानी है तो 4 लाइन का पैराग्राफ था, उस पे आए अनुच्छेद। फिर उसके बाद अनुच्छेद से आपने क्या किया? वाक्य बोध पे गए आप। वाक्य बोध क्या है? सेंटेंस पे आए, पैराग्राफ से सेंटेंस पे आए। अब सेंटेंस से किस पे जाएंगे? वाक्यांश बोध, फ्रेज पे। सेंटेंस भी छोटा होता है ना, फ्रेज 2 ही शब्द का। फिर शब्द पे जाएंगे आप, फिर शब्द से ध्वन्यात्मक विश्लेषण कि कौन सा शब्द किस ध्वनि से मिलकर बना था, है ना। फिर उस ध्वनि के भी बाद आप अक्षर पे आ जाएंगे वापस, क ख ग पे। तो वहां अक्षर से शुरुआत हुई थी और कहानी तक पहुंचे थे, और यहां कहानी से शुरुआत हुई है, क्योंकि शीर्ष अधोगामी यानी शीर्ष से, टॉप से डाउन जाएंगे, है ना। जैसे कि अधोगामी तो आपको पता ही है कि हम उसमें भी करते थे। बैंड बज गए यार, मेरी इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है, देखो।